हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास क्या चीज़ है, ये हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से अखज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक फार्मूला है H2O, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है वाटर का। अब इसका मास, मॉलिक्यूलर मास कैसे हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, पहले डिफ़ाइन और फिर उसके बाद कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह से हम इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं। तो sum of atomic masses present in a molecular formula is called molecular mass. Sum of atomic masses of atoms present in a molecular formula is called molecular mass. अब इस फार्मूला में हमारे पास हाइड्रोजन 1 है और इसका एटॉमिक मास, हाइड्रोजन 2 है और इसका एटॉमिक मास 1 है। तो इसको चूँकि 2 एटम हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और फिर ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम हमारे पास 1 है और इसका एटॉमिक मास 16 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 18 AMU। ये हम AMU में लेंगे क्योंकि मॉलिक्यूलर मास हमारे पास जो आता है वो एक मॉलिक्यूल का है और मॉलिक्यूल एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, इसलिए इसका यूनिट हम AMU में लेंगे। तो 18 AMU मॉलिक्यूलर मास है वाटर का। इसी तरह से हमारे पास अगर हम एक और चीज़ का वो करना चाहें, थोड़ा सा NH4SO3, NH4SO3। तो इसका हम किस तरह से करेंगे, नाइट्रोजन का हमारे पास है कितना, 14, और ये देखें ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट के बाद ये 2 है, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 इसके साथ भी है और इसके साथ, हाइड्रोजन के साथ भी है और नाइट्रोजन के साथ भी है। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस इसका हाइड्रोजन कितना है, 4 ये है और मल्टीप्लाई बाय 2 तो 8 हो जाएंगे, ठीक। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर इसी तरह से हमारे पास नंबर ऑफ एटम ऑफ सल्फ़र जो है ये है 1 मल्टीप्लाई बाय सल्फ़र का है 32। इसी तरह नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन जो है ये है 3 और इसका एटॉमिक मास है 16। इसका सल्फ़र का एटॉमिक मास 32, इसका 1 और नाइट्रोजन का 14। तो ये करें, ये हो जाएगा 28 प्लस 8 प्लस 32 प्लस 48। अब इसको प्लस कर लें तो ये 50, 80, 88, 88 और 8, 96, 114 हो जाएगा, 114 AMU। आप ऐसे भी कर सकते हैं या एक और तरीके से भी, इसको पहले आप इसको कर लें, यानी NH4 SO3। तो नाइट्रोजन का कितना है, 1 एटम है, 1 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस इसमें 4 है मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 4 तो 18 और ये हो जाएगा 2, 36 और इसका 32 प्लस 48 तो ये 58 ही, ये प्लस 8 ही, तो इक्वल हमारे पास हो जाएगा 114। ये 16 आता है, 1116 AMU, 1116 AMU। दोनों सूरतों में जिस तरह से भी आप करें ये आपके पास आएगा। इसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ
मालिक्यूलर फार्मूला। ठीक, एक दफ़ा फिर मालिक्यूलर मास क्या चीज़ है? द सम ऑफ एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मालिक्यूलर मास। क्या है? द सम ऑफ एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मालिक्यूलर मास। एक और फार्मूले का हम लेते हैं, आयरन नाइट्रेट का। आयरन नाइट्रेट FeNO3 और ये 2। आयरन का हमारे पास कितने एटम्स हैं? इसमें है 1 मल्टीप्लाई बाय इसका है 56, नाइट्रोजन का है 14 और एक एटम है प्लस ऑक्सीजन के 3 एटम है मल्टीप्लाई बाय 16, ये 2। तो ये हो जाएगा 56 प्लस 14 48 2, 56 प्लस ये 52 62 हो गया, 56 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 124 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 61 80 AMU ये हो जाएगा। तो ये मालिक्यूलर फार्मूला, मालिक्यूलर मास हो गया इस फार्मूले का। फार्मूला मास क्या चीज़ है? तो जब फार्मूला यूनिट का हम लेंगे, फार्मूला यूनिट जो हमारे पास फार्मूला हमने पढ़ा, फार्मूला यूनिट जैसे कि सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड वगैरह, ये जो है इसको क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट। जब इसमें जितने एटम या आयन्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को या आयनिक मासेस को सम करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? फार्मूला मास। इसको आयनिक मास भी कहते हैं। ये आगे जाकर एफएससी में आप ये टर्म सीखेंगे कि आयनिक मास भी इसको कहते हैं। तो ये सोडियम, अब इस फार्मूला यूनिट में हमारे पास क्या है, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? पहले फार्मूला मास को कि सम ऑफ एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन अ फार्मूला यूनिट इज कॉल्ड फार्मूला मास। ये हो जाएगा सोडियम का कितने एटम है? 1 है मल्टीप्लाई बाय 23 प्लस इसमें ये क्लोरीन 1 है मल्टीप्लाई बाय 35.5, ये 23 प्लस 35.5 तो ये हो जाएगा 58.5 AMU। हाँ, एक बात हमने जहन में रखनी है कि इसमें जो एटॉमिक मासेस हैं ये कौन से हैं? ये रिलेटिव एटॉमिक मासेस है, एवरेज एटॉमिक, ये क्या है? तो जितने भी फार्मूला मासेस या मॉलिक्यूलर मासेस हम करते हैं तो उसमें ये एवरेज एटॉमिक मास होता है, एवरेज एटॉमिक मास, राइट? तो सम ऑफ एवरेज एटॉमिक मास इज इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास और in formula unit is called formula mass. Chemical species. In this lesson we will discuss chemical species, its definition and types. What is chemical species? Any substance which take part in a chemical reaction is called chemical species. Chemical species क्या चीज़ है? हर वो चीज़ जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले उसको क्या कहेंगे? केमिकल स्पीशीज। ये हमारे पास एटम, ये हमारे पास एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स और रेडिकल भी हो सकते हैं, रेडिकल। एटम, इसको पहले भी हम पढ़ चुके हैं, क्या चीज़ है? स्मॉलेस्ट
particle of matter which may or may not exist independently. हम ये क्यों कहते हैं कि एटम में और में नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली? हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इंतहाई स्टेबल हैं और वो किसी रिएक्शन में आसानी के साथ हिस्सा नहीं लेते, और वो एलिमेंट हमारे पास 8 ग्रुप में पाए जाते हैं जिसको नोबल गैसेस कहते हैं, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, जीनान वगैरह। वो इंडिपेंडेंटली पाए जाते हैं, किसी रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। तो उस ग्रुप की वजह से हमारे पास ये डिफिनीशन जो है ये एटम के लिए ऐसी हो जाती है कि मे और मे नॉट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एक तो ये एटम। इसके बाद हमारे पास आयन आ जाता है। आयन क्या चीज़ है? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास एटम जो है ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। जब ये एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उस पर फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो फिर उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसको फिर हम कैटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटाइन। जबकि एनाइन उसे कहते हैं जिस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास सोडियम एटम है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो ये हमारे पास Na+ और इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, तो ये हमारे पास एक आयन है। कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन कर ले तो उसको हम क्या कहते हैं? आयन। या ऐसे भी कह सकते हैं एटम और मॉलिक्यूल कैरीज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन। और ये आयन हमारे पास 2 तरह के हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि या ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने से वजूद में आए हैं या इलेक्ट्रॉन को गेन करने से वजूद में आए हैं। तो when an atom or molecule gain or loss electron, or an atom or molecule carries a positive or negative charge is called ion. Ions are generally of 2 types, cation and anion. When an atom or molecule loss an electron, one or more than one electron, then it become a positive ion, and positive ion is called cation. For example, sodium atom, when it loses one electron, it becomes a positive ion, and this positive ion is called cation. हमारे पास दूसरे नंबर पर फिर है एनाइन। एनाइन क्या चीज़ है? एनाइन जो है ये वो होते हैं, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि क्या चीज़ है। जब कोई एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसको फिर क्या कहते हैं? एनाइन कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्लोरीन एटम, जब ये इस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एनाइन। When an atom or molecule loses its valence electron, then it becomes when gain an electron, then it become an anion, और या इसको नेगेटिव आयन कहा जाता है। ये हमारे पास एनाइन। तो हमारे पास केमिकल स्पीशी में आयन्स क्या चीज़ है? आयन्स is a chemical species which is formed by gain or loss of electron. Simply, ions are atoms or molecules which carry positive or negative charge. Positive or negative charge, हम ऐसे भी कह सकते हैं atom or molecule which carry charge is called ion. Ions are of 2 types, cation and anion. क्यों? क्योंकि those ions which are formed by losing their valence electron called cation, and they carry positive charge, while anions are those ions which are formed by the gaining of electron or adding electron in their valence shell called anion or negative ions.
ये तो एटम के आयंस के मुतालिक था। इसी तरह से हमारे पास जो मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस में भी हमारे पास कैटायन और एनायन होते हैं। जब एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो वो क्या बन जाता है, वो कैटायन बन जाता है। जैसे हमारे पास CH4 प्लस CO प्लस और NH4 प्लस है, इसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर आयंस कहेंगे। आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इस पे ये चार्ज है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पे जब चार्ज आ जाए तो उसको हम मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे और इसको कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। इसी तरह से जब हमारे पास एनायन कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसको हम मॉलिक्यूलर आयन, और नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो इसलिए हम इसको एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। ये दोनों हमारे पास एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस के एग्जाम्पल है। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है जिसको हम रेडिकल कहते हैं। ये भी एक केमिकल स्पीशी है, केमिकल स्पीशी। ये भी हाईली रिएक्टिव स्पीशी है। रेडिकल क्या चीज़ है, कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, लोन जिसमें वैलेंस शेल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम क्या कहेंगे, रेडिकल कहेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये हाइड्रोजन, यहाँ पर इसको हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारे पास हाइड्रोजन का रेडिकल हो गया। इसी तरह से हमारे पास मॉलिक्यूलर रेडिकल भी ये होता है इस तरह से। अब ये किस तरह से बनते हैं, ये इसको हम कहते हैं होमोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन, होमोलाइटिक फिजन क्या है, ये अक्सर जब कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह से टूट जाए कि जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसको हम होमोलाइटिक फिजन कहते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हमारे पास ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, हर एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। जब ये दरमियान से इस तरह से टूट जाए कि एक इलेक्ट्रॉन एक के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास, तो इस ब्रेकिंग को हम कहते हैं होमोलाइटिक फिजन और इससे इसके रिजल्ट में हमारे पास रेडिकल आ जाते हैं। इसी तरह से अगर हम CH4 में देखें तो इसमें भी हमारे पास 4 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। अब अगर एक बॉन्ड इस तरह से टूट जाए कि हाइड्रोजन अपने साथ अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए तो हमारे पास ये रह जाएगा इस तरह से CH3 और एक हाइड्रोजन रेडिकल। तो इसको हम क्या कहेंगे, रेडिकल कहेंगे। रेडिकल भी हमारे पास एटॉमिक और मॉलिक्यूलर दोनों फॉर्म में होते हैं जिस तरह के आयनिक में। हाँ, एक बात और कि ये आयनिक भी हमारे पास मॉलिक्यूलर या आयनिक सब्सटेंसेस से बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसकी तरफ फिर ज़रा कि आयनिक, इसको हेट्रोलाइटिक फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोलाइटिक फिजन। जैसे हमारे पास ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है HCl, ठीक। अब अगर ये बॉन्ड दरमियान से टूट जाए तो रेडिकल बनेगा, लेकिन जब ये इस तरह से टूट जाए कि ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपने साथ ले जाए तो ये हमारे पास ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आयन बनेगा। इसी तरह से ये सोडियम क्लोराइड में, सोडियम क्लोराइड ये तो है ही आयनिक सब्सटेंस, जब ये इस सोडियम का इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाए तो ये Cl नेगेटिव और ये Na पॉजिटिव। तो ये हेट्रोलाइटिक कंपाउंड हमारे पास, हेट्रोलाइटिक फिजन के नतीजे में जो कंपाउंड, जो चीज़ें हमारे पास आएंगी वो आयंस कहलाती हैं, और होमोलाइटिक फिजन के नतीजे में जो चीज़ें हमारे पास आती हैं उसको क्या कहा जाता है, रेडिकल्स कहा जाता है। रेडिकल्स तो क्या चीज़ है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, इज़ द स्मॉलेस्ट
particle of matter which exist free in nature, which exist free in नेचर। जबकि हमने एटम के लिए भी इसी तरह के कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट, जबकि बुक में इसके लिए लिखा है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन बी एग्जिस्ट इन नेचर। बल्कि मैं ये कहूँगा कि मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच हैज़ टू बी एग्जिस्ट फ्री इन नेचर। अगर ये नेचर में फ्री एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल नहीं है। हाँ, हम इसको एक्टिवेट करके एक्टिवेशन के बाद फिर ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर जो एग्जिस्ट करता है नेचर में फ्री। ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स जो हैं, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल सिवाय 7-8 के या 6-7 के, वो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सेम एलिमेंट के भी और डिफरेंट एलिमेंट। यानी मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच एग्जिस्ट फ्री इन नेचर एंड कंपोज्ड ऑफ 2 or more than 2 atoms of different elements or same elements, right? तो इसको हम फिर क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे कि एक ही जैसे एटमों पर या मुख्तलिफ किस्म के एटमों पर मुश्तमिल होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इनके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, होमो मीन सेम और हेट्रो मीन डिफरेंट। वो मॉलिक्यूल जो एक जैसे एटमों पर मुश्तमिल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, होमो एटॉमिक, जैसे H2O2 Cl2, ठीक, या सल्फर में भी हम S8 वगैरह इसको कह सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ज़्यादातर गैसेस जो हैं वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में नहीं पाए जा सकते सिवाय नोबल गैसेस के, ठीक। और वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 2 एटम आपस में मिल जाते हैं और उससे क्या बन जाता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम हो उसको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, और जिसमें 1 एटम हो उसको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और इसको हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ये फिर है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल नाम से जाहिर है कि एक से ज़्यादा एटम होंगे, तो इसमें जैसे HCl, ये एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसको हम क्या कहेंगे कि ये हेट्रो एटॉमिक, 2 डिफरेंट एटम हैं। इसी तरह से हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी एक हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, 2 एटमों पर मुश्तमिल है। तो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल ये भी हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम, अगर हम इसको क्लासीफाई करेंगे तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास इसमें कितने एटम हैं, 2 एटम हैं, इसमें भी 2 एटम हैं, इसमें भी 2 एटम हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर इसको देखें, इसमें भी 2 एटम हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास हेट्रो एटॉमिक है और
डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी इसको कह सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास मॉलिक्यूल पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल मिसाल के तौर पर ये H2O, तो इसमें देखें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। तो ये हमारे पास, इसको हम पॉली या ट्राई एटॉमिक। इसी तरह से हमारे पास H2SO4, तो इसमें देखें कितने नंबर ऑफ एटम हैं, 4, 5, 6, 7 एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, तो इसको हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। इसी तरह से मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक ही एटम हो, उसको मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसा कि हमारे पास है हीलियम, नियान, आर्गन, हीनियर, आर्गन, जीनान, रेडान वगैरह, जो 8 ग्रुप के हमारे पास क्रिप्टॉन, ठीक, ये इसको मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। क्यों मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं? क्योंकि इन गैसेस के एटम्स जो हैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और आसानी से किसी भी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, इसलिए इसको नोबल गैसेस भी और मॉलिक्यूलर गैसेस भी कहा जाता है, मानो एटॉमिक मॉलिक्यूलर गैसेस। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। हाँ, एक बात अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पूछते हैं कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या फ़र्क है। तो हमारे पास कंपाउंड जो है, कंपाउंड वो हमेशा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल ही होगा। कंपाउंड क्या होगा? कंपाउंड ये फार्मूला यूनिट फॉर्म में भी होगा और हेटेरोएटॉमिक, यानी कंपाउंड क्या चीज़ है? ये 2 या 2 से ज़्यादा एटमों पर मुश्तमिल होता है और डिफरेंट एलिमेंट्स के, जैसे H2O, ठीक है, CO2, और आयनिक कंपाउंड में NaCl या CaCl2, ये मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड हमारे पास होंगे। और इसको, ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का, ये एक मॉलिक्यूल है इसका, और ये फार्मूला यूनिट है इन आयनिक कंपाउंड का। मॉलिक्यूल लफ्ज़ जो है ज़्यादातर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल होता है और एलिमेंट के लिए भी उस वक्त इस्तेमाल होता है जब वो उसके एटम किस फॉर्म में हो? स्टेबल फॉर्म में हो, फ्री एग्जिस्ट कर सकते हो, जैसे H2, ठीक, Cl2, O2, N2 वगैरह। तो ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन ये एलिमेंटल फॉर्म में है, एक ही एलिमेंट के एटम हैं। ये भी मॉलिक्यूल हैं, लेकिन ये हमारे पास क्या है? ये कंपाउंड की शक्ल में है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मिले हुए हैं। तो ये कंपाउंड और मॉलिक्यूल में एक आम सा क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं। एवोगैड्रो's number, the number of particles in 1 mole of any substance and is numerically equal to 6.023 multiplied by 10 raised to power 23 is called Avogadro's number। क्या है ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस? कहाँ से ये आए? किसने कैलकुलेट किया? हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में हमारा ताल्लुक़ एटम, आयंस, मॉलिक्यूल के साथ होता है और ये बहुत ही कम, बहुत ही छोटे होते हैं और इसके एक एटम या एक मॉलिक्यूल या आयन को हम किसी भी ऑर्डिनरी या इलेक्ट्रॉनिक किसी भी बैलेंस से हम इसकी मेजरमेंट नहीं ले सकते। तो
इसके लिए एक ख़ास तादाद को लेना पड़ता है और इसको किसने कैलकुलेट किया? एक इटालियन मैथमेटिशियन जिसका नाम एमिडो एवोगैड्रोस था, उसी के नाम पे ये इस नंबर, इस तादाद को ये नाम दिया गया है। ठीक है, एवोगैड्रोस। ये कितनी तादाद है? ये तकरीबन खरबों की तादाद में नंबर्स हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हम कहते हैं 12 दाने 1 दर्जन। ठीक, तो एक मोल में, मोल जिस तरह हम एक डोज़न लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मोल हम इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे। एक डोज़न में कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं? तो वो 12। इसी तरह एक मोल में कितनी तादाद हो सकती है? वो है 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻23। ये कांस्टेंट है। जिस तरह एक दर्जन में 12 दाने होते हैं, उसी तरह एक मोल में इतने 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो इसकी डिफिनीशन हम इसलिए इस तरह से करते हैं कि ये वो तादाद है जो एक मोल में होती है। ठीक, जिस तरह हम दर्जन की डिफिनीशन करते हैं कि दर्जन या 12 दाने क्या चीज़ हैं, तो हम कहेंगे ये 12 दाने वो तादाद हैं जो एक दर्जन में हो सकती हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, इट मे बी एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स। किसी भी चीज़ को हम अगर लें तो ये हमारे पास, हम इस तादाद को क्या कहेंगे? एवोगैड्रोस नंबर। मिसाल के तौर पर हम अगर कहें कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें कितने एटम्स हैं? 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻23 एटम्स। ठीक, कितने एटम्स? इतने 6.023